तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था, जो पहला वीडियो था इसी चैप्टर का पहला वीडियो था, उसमें हमने आपको मानव विषय जो प्रकृति मानव भूगोल के जो प्रकृति एवं विषय क्षेत्र था उसके बारे में बताया था। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर जो दूसरा पार्ट है मानव भूगोल का, उसी के नोट्स हैं जो है कि जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण इनके बारे में है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आज बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की। तो इसमें जनसंख्या में क्या कहा जाएगा कि किसी प्रदेश, राज्य या स्थान पर बसे हुए लोग, यानी जनसंख्या किसे कहते हैं आपको बताइए कि किसी विशेष क्षेत्र में जो लोगों की संख्या होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। किसी नगर या देश आदि बसने वाले मनुष्यों की कुल संख्या और किसी क्षेत्र में रहने वाले बसने वाले किसी जंतु की कुल संख्या, यही दोस्तों जनसंख्या है। इसको आप रोक कर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए साथ में। बहुत ही अच्छे नोट्स है दोस्तों, मैंने मेहनत से बनाए आपके लिए। और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है ये भी आप 2 लाइन में आप लिख लीजिए। जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है, यानी लोग धरती पर किस प्रकार से वितरित है, यानी कैसे लोग रह रहे हैं, आप किसको कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन पे कितने लोग रह रहे हैं, यही क्या है जनसंख्या का वितरण है। पूरा पता है जनसंख्या घनत्व, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया में कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या का घनत्व है। और इसको भी आप जो ये लिख रखा है इसको आप लिख सकते हैं। और जनसंख्या घनत्व मापन के लिए कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या, अच्छा सर आप स्टेप बाय स्टेप उदाहरण आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, मैं वीडियो को स्लो चला रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए कि किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और उस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान घटती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, ये छोटा प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। अब है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। पहला दोस्तों देख लीजिए भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक यानी भौगोलिक जमीन से संबंधित, यानी भूगोल से संबंधित जो धरती पर जो कारक है, पृथ्वी की सतह पर वो कारक कौन कौन से हैं। जल की उपलब्धता और भू-आकृति, यानी जमीन की आकृति। जल की उपलब्धता कैसे दोस्तों, कि जहाँ पर जल नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, पीने के लिए लोगों को जल नहीं होगा, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। और भू-आकृति भी मेन है दोस्तों, जैसे कि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर रहना लोग कम पसंद करते हैं। और जलवायु जैसे अधिक कहीं पर अधिक ठंड है और अधिक कहीं पर गर्मी भी ज़्यादा है तो भी वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। और चौथा है मृदा। मृदा यानी जमीन, उपजाऊ जमीन है। जो गंगा के तटीय मैदान है वहाँ पर उपजाऊ जमीन, वहाँ पर रहना लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मरुस्थलीय इलाका है जिसमें उपजाऊपना कम है और जिसमें खेती बाड़ी कम होती है तो वहाँ पर रहना लोग कम पसंद करते हैं। और आर्थिक कारण क्या आएगा, खनिज आएगा, नगरीकरण आएगा, औद्योगिकरण। खनिज कैसे प्रभावित करता है, खनिज से रोजगार उत्पन्न होता है, रोजगार का अवसर उत्पन्न होते हैं। और नगरीकरण में नगर में लोगों को हर सुविधा मिलती है जो गाँव में नहीं मिलती, इसलिए लोग पैसों के लिए नगरों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं कमाने के लिए। और औद्योगिकरण यानी उद्योग से संबंधित, उद्योग भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। और इसलिए तीसरा भी लिख सकते हैं हम, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और चौथा है राजनीतिक कारण। अब दोस्तों देख सकते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों आ गए, ये भी एक लाइन का है, आप इसको भी लिख लीजिए। जितने भी मैंने इसमें दे रखे स्टेप बाय स्टेप सब लिखते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे इसको किताब से मिलान कर लीजिए, एक एक चीज़ इसमें दी गई है, पीछे एक भी नहीं छोड़ा मैंने। इम्पोर्टेंट है बहुत ही, आप किताब से चाहे मिलान कर लीजिए। ऐसे नोट्स जो आप कोई नहीं बनाएगा। ये जनसंख्या धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि लिख लीजिए। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानी जनसंख्या परिवर्तन क्यों होती है। तो पहला जन्म दर हो जाएगा, अशोधित जन्म दर। और फिर है मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, ये लिख लीजिए आप।
इसको आप पढ़ते रहिए, लिख लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लिखते जाइए। एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में हजारों लोगों पर मरने वालों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास, प्रवास क्या है दोस्तों? प्रवास से आप सीधा डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही क्या है? प्रवास है। प्रवास के प्रकार क्या है? स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। स्थायी प्रवास क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं कई सालों से, तो वो स्थायी प्रवास हो गया। अस्थायी प्रवास जैसे आप जगह जगह भटकते रहते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं, वो अस्थायी प्रवास है। और मौसमी प्रवास कैसे दोस्तों? जैसे किसी कबीले या किसी जाति को आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाके में चली जाती हैं और सर्दियों में मैदानों में आ जाते हैं, तो ये मौसमी प्रवास हो गया कि यानी मौसम का जो प्रवास करते हैं वो मौसमी प्रवास कहलाता है। अब प्रवास की दिशाएं। प्रवास दिशा यानी प्रवास किस प्रकार से, कैसे, किधर से किधर हो सकता है। प्रवास की दिशाएं देखें तो गांव से गांव यानी एक गांव से दूसरे गांव प्रवास हो सकता है, और गांव से नगर, गांव से यानी एक गांव से दूसरे नगर यानी शहर में प्रवास हो सकता है, और नगर से गांव यानी नगर से वापस गांव की ओर भी लोग आ सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। और नगर से नगर यानी किसी एक नगर से दूसरे नगर, बड़े नगर में किसी नौकरी से या किसी धंधे से प्रवास कर सकते हैं। प्रवासी जो व्यक्ति प्रवास करता है वो प्रवासी कहलाता है। और प्रवासी को प्रकार, एक अप्रवासी व्यक्ति होता है जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है, वह अप्रवासी। और उत्प्रवासी क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी स्थान को छोड़कर चला जाता है, वो उत्प्रवासी कहलाता है। जो अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने लगता है वो उत्प्रवासी। और अप्रवासी जो किसी नए स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाकर बसने लगता है। ये उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है आपको। प्रवाह का स्थान, उद्गम और गंतव्य। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान ये क्या होता है? उद्गम स्थान जहाँ से मतलब कोई प्रवासी जहाँ से आता है, जो अपना मेन स्थान है, वो उद्गम स्थान कहलाता है। और जहाँ पर आगे जाकर रहने लगता है वो गंतव्य स्थान कहलाता है, सीधी सी भाषा में। ये उदाहरण भी नीचे दे रखे हैं मैंने। प्रवास के कारण, ये प्रवास के कारण भी आप प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक है प्रवास के, ये भी लिख लीजिए। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक का मतलब क्या था दोस्तों? प्रतिकर्ष कारक यानी प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं यानी जो लोगों को किसी बेबस मजबूरी से लोगों को अपना घर या अपनी जगह या छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, वही है प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ पर अच्छे रोजगार होते हैं, सुविधाएं होती हैं और वहाँ पर लोग खिंचाव करते हैं, ज़्यादा वहाँ आकर्षित होते हैं, वो है अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक से लोग क्या है, जैसे बेरोजगारी से परेशान हो जाते हैं, किसी सुविधा नहीं मिलती गाँव में, तो वो प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। इन दोनों को आप लिख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, अब जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या ज़्यादा होना, जनसंख्या बढ़ना, यही जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि क्या है दोस्तों? देखो, एक क्षेत्र के अंदर एक समय के दौरान मृत्यु और जनों के बीच अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर बढ़ता है, कभी जन्म दर ज़्यादा हो जाती है तो कभी मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। और वास्तविक वृद्धि क्या है जनसंख्या की? इसके अंदर प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रवास को भी शामिल किया जाता है इसमें, यानी प्रवास को भी जोड़ा जाता है। जो प्रवासी बाहर से आते हैं और यहाँ से जाते हैं, उनको भी उनकी गिनती भी साथ में होती है। और आप जनांग की संक्रमण क्या है, इसको भी आप लिख लीजिए। इनकी 3 अवस्थाएं देखो, प्रथम देखते हैं। प्रथम में क्या है दोस्तों? देखो, इस अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं, और जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि दर प्रथम अवस्था में क्या होती है? कम होती है। और ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है। अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और विकास की दर निम्न होती है। अनपढ़ लोग होते हैं और खेती का काम करते हैं, और जीवन प्रत्याशा यानी उनकी जो आय होती है वो कम होती है। और द्वितीयक में कहा जाएगा, अब लिख लीजिए देखकर दोस्तों, कि इस अवस्था में
अवस्था के प्रारंभ में उच्च प्रजनन दर होती है। समय के साथ साथ प्रजनन दर घटती रहती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर कम होती है। जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक होती है। और यह है तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है। जनसंख्या वृद्धि दर या तो स्थिर हो जाती है या धीमी रह जाती है। जनसंख्या शिक्षित होती है और नगरों का विकास हो चुका होता है एवं शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान ज़्यादा होने की वजह से सोच समझकर परिवार का विकास करता है। और जनसंख्या नियंत्रित होती है, यानी जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होने के प्रभाव, इसको भी आप दोस्तों लिख सकते हैं। मैं वीडियो को चला रहा हूँ धीरे धीरे और आप इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप करके रोक कर आप लिखते जाइए। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, देश के संसाधनों पर दबाव पड़ता है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, विकास में रुकावट आती है, भरण पोषण की समस्या पैदा करती है। वो जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक होने के क्या प्रभाव है? देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और नए लोग कम पैदा होने की वजह से देश की जनसंख्या वृद्धि की जगह वृद्धि की संख्या में वृद्धि होती है। आश्रित जनसंख्या बढ़ती है, विकास की गति में रुकावट होती है। आश्रित जनसंख्या कैसे है दोस्तों? आपको छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि आश्रित जनसंख्या यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो जवान लोगों पर निर्भर रहते हैं। वो खुद कमा के खा नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते और वो बैठे रहते हैं। और जो जवान लोग होते हैं उसके बेटे होते हैं, वो कमाते हैं और उसको बूढ़े लोगों को खाना देते हैं। तो वही क्या है, उस पर आश्रित है, वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आश्रित होते हैं, जो अपने बूढ़े माई थे वो अपने बेटों पर आश्रित होते हैं। इसे ही आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय, जनसंख्या कैसे नियंत्रण किया जाता है? परिवार नियोजन, यानी परिवार को मान लो एक परिवार में 2 ही अगर बच्चे हों, नियम लागू कर दे कि एक परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रण में हो जाएगी। और लोगों में जागरूकता पैदा करना, यानी लोगों को समझाना कि भाई ज़्यादा बच्चे न हो, 2 ही बच्चे हो। और शिक्षा का प्रसार करना, ये भी सीधी बात है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को रख रखाव करेंगे और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म हुआ। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों हो सके तो दोस्तों के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।